हेलो एंड वेलकम टू स्पेक्ट्रा एजुकेशन। माई सेल्फ डॉक्टर राजेश्वर पांजा। देखो आज से स्टार्ट हो रहा है फिजिक्स फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड फॉर द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑल्सो, जनरल कॉलेज स्टूडेंट्स ऑल्सो। दैट मीन्स जो कोई फिजिक्स ऑनर्स ले रहे हो या पास ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो उनके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड एप्लीकेबल है ये कोर्स। तो कोर्स के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, उसके बाद आज की जो डिस्कशन है उसके बारे में भी बात करेंगे। थोड़ा विज़न क्लियर हो जाना चाहिए कि ये कोर्स क्यों है और इसका प्लानिंग क्या है। ठीक है, देखो कि आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा वो स्टार्ट हो रहा है वेव ऑप्टिक्स के ऊपर। वेव ऑप्टिक्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एज वेल फॉर द फर्स्ट ईयर बीएससी स्टूडेंट्स ऑल्सो। ये बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिखा है, एक एक करके इस वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग इन डिटेल्स, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं यहाँ से, ठीक है, जो तुम्हारे सिलेबस के अंदर है। लेकिन सिर्फ एग्जाम के तौर पे ये कोर्स नहीं होगा, थोड़ी देर में इस कोर्स के बारे में 2-4 लाइन में बताऊंगा। उससे पहले कहाँ मिलेगा ये कोर्स के बारे में, स्पेक्ट्रा एजुकेशन जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर प्लेलिस्ट बना हुआ है वेव ऑप्टिक्स। उसके अंदर वेव ऑप्टिक्स रिलेटेड जितने सारे लेक्चर्स तुम्हें वहाँ मिलेगा। अब क्या है, क्यों है ये कोर्स? देखो मैंने देखा कि जो बिफोर एडमिशन इन एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी, कहाँ रहते तुम लोग? रहते तो क्लास 11 या 12 में। तो मैंने देखा कि ये जो क्लास 11 और 12 की जो लाइफ है उसके बाद जब कोई स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एंट्री लेते हैं उसके लाइफ में एक एब्रप्ट चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? एक बार सोचो, जब क्लास 11 या 12 बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे या आईआईटी, जेईई, मेडिकल किसी की भी तैयारी कर रहे थे तो बहुत कड़ी मेहनत करते हो तुम लोग। और कैसे करते हो? अंडर सुपरविजन ऑफ योर पेरेंट्स और गाइडेंस ऑफ योर टीचर्स। बहुत सारे गाइड करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं तुम्हें एक अच्छा मकाम तक पहुँचने में जो हेल्प करते हैं। लेकिन इस कड़ी मेहनत की वजह से तुम्हें कहीं ना कहीं एडमिशन तो मिल ही जाता है। जिंदगी चेंज होता है उसके बाद। कॉलेज, जैसे मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि उसके बाद ज़िंदगी में क्या चेंजेस आते हैं स्टूडेंट्स के अंदर। तो स्कूल लाइफ में यू आर अंडर सम पर्सन्स, चाहे तुम्हारा पेरेंट हो, टीचर हो, कोई भी हो, किसी के अंडर तुम्हें एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाते थे। लेकिन यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे डिसीजन तुम्हें खुद लेना पड़ता है ना। देख चुके हो, जो लोग अभी एडमिशन ले चुके हो देख रहे हो कि हर चीज़ हम पेरेंट्स से या टीचर से डिस्कस नहीं कर पाते। चाहे तो तुम क्लास के बारे में या ज़िंदगी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, तो हमें खुद डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये जो एब्रप्ट चेंज होता है इसका रिफ्लेक्शन पढ़ाई में भी पड़ता है। कोई अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते कि क्या हो रहा है। इस वजह से शायद वो बहुत अच्छा था स्कूल लाइफ में, लेकिन उसका जो स्टडी कर्व जो है वो एक्सपोनेंशियली डिके कर जाते हैं। वो ही तुम्हें एग्ज़ाम के टाइम रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसलिए इस कोर्स के पीछे मैं रिसर्च भी करता हूँ एज ए फ्रॉम द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। इस कोर्स की एम और विज़न एक ही है कि स्टूडेंट्स को सही राह पे चलने की कुछ हेल्प या मदद अगर मैं कर पाता हूँ तो यही मेरा लिए बड़ी बात होता है। तो ये होता है कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स कोर्स रहते हैं। बहुत सारे ने तो ऐसे ही नेगलेक्ट कर देते हैं कि हाई भाई हमने इंजीनियरिंग ले लिया, हमें फिजिक्स का क्या ज़रूरत है। इससे पहले सुन लो कि फॉर इंजीनियरिंग की एडमिशन के लिए जो तुम नीट या जेई, सॉरी नीट में भी चाहते हैं, नीट मेडिकल के लिए होता है, आईआईटी, जेईई, जिसके लिए भी तुमने मेहनत कर रहे थे, सबसे ज़्यादा मेहनत तुम्हें कहाँ करना पड़ता था? फिजिक्स में ही करना पड़ रहा था ना। तो अगर फिजिक्स चाहिए नहीं, फिजिक्स का ज़रूरत नहीं, तो इतना मेहनत क्यों करते थे, क्यों करवाते थे, इतना कोचिंग क्यों लेते थे? क्योंकि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आर द 2 विंग्स फॉर इंजीनियर्स। अगर तुम्हारा दोनों विंग्स ही नहीं रहेगा तुम उड़ नहीं पाओगे, ये बिल्कुल क्लियर है। तो इसलिए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमिस्टर तो सिर्फ सफिशिएंट नहीं होते, जिंदगी भर तुम्हें फिजिक्स के साथ मतलब एक दोस्ती बना लेना चाहिए। तो वो कैसे करोगे? मुझे पता है कि बहुत सारों के यही तो प्रॉब्लम होता है कि सर हमें फिजिक्स तो थोड़ा वीक है, मैथमेटिक्स भी थोड़ा वीक है। देखो मेहनत तुम्हें करना होगा। तुम्हें कौन सिखाता है? पता है तुम्हें कौन सिखाता है? तुम कैसे सीखते हो? तुम्हें कोई नहीं सिखाता, तुम्हें सिर्फ गाइड कर देता। हम लोग टीचर्स क्या करते थे कि दीज आर हियर, हम चाहते थे कि अपने तरीके से कुछ इजी वे में एक्सप्लेन कर देते, लेकिन तुम खुद अपने आप में सीखते हो। थोड़ा याद करो, सब भी
मतलब ये जानने के लिए तुम्हें कोई मतलब बहुत बड़ा हस्ती बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम थोड़ा सोचो, कोई भी चीज़, जैसे मान लो कि तुम क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स तो अभी पढ़ोगे, चलो क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो होता है पढ़ रहे हो। किसी ने बोला कि काइनेमेटिक्स में एक फॉर्मूला है S=UT + ½ FT²। अगर ये बोलने से, ये सिखाने से अगर तुम सीख जाते तो तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं होता। तुम तभी सीखते हो जब तुम उसके बारे में सोचते हो, हाँ यार सर ने कहा था एस मीन्स डिस्टेंस होता है, टी मीन्स टाइम्स होता है, और अपने दिमाग में वो कोरिलेट करते हो ना। जब तुम्हारे सामने एक इमेज आ जाता है ना, तब तुम सीख जाते हो उसको। तो सीखते कौन है, सिखाते कौन है? तुम खुद अपने आप को सिखा रहे हो। एक इंफॉर्मेशन टीचर से या बुक से ले रहे हो, अपने आप को जो जितना आपने आपको उसके अंदर डाल पाते वो उतना सीखता है। ये होता है कि लर्निंग प्रोसेस। कोई तुम्हें टीचिंग नहीं कर पाएगा जब तक ना तुम खुद तैयार हो जाओगे। तो ये कोर्स कैसे होगा, देखो कि बहुत सारी चीज लिखा हुआ है कि वेव ऑप्टिक्स क्या है, रे ऑप्टिक्स क्या, मैं तो डिस्कस करूंगा ही, लेकिन इसका मैं एक रोड मैप बताता हूं कि हर टॉपिक में एक बैकग्राउंड होता है। फिजिक्स क्या होता है, देखो फिजिक्स तो बाद में आया उनका नाम, उससे पहले था नेचुरल फिलोसॉफी। ह्यूमंस क्या होता है कि पहले से क्यूरियस होता है, ये आसपास को जानना चाहते हैं, यूनिवर्स को जानना चाहते हैं और अपने आप को भी जानना चाहते हैं, इसलिए बहुत सारे ब्रांचेस निकल के आया है। तो नेचुरल फिलोसॉफी में क्या करते हैं कि हम अपने नेचर को ऑब्जर्व करते हैं। जो जितना केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, नेचर उनके लिए अलग रूप से उनके पास आके खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्व तो बहुत कुछ करते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि रस्सी पड़ा हुआ है, उसको देख के सांप भी लग सकता है, लेकिन जो ऑब्जर्व करने के बाद लॉजिकली अगर उसको हम एक्सप्लेन कर पाते हैं तो तब जाके साइंस बन जाता है। ठीक है, तो ये जो फिजिक्स भी ऐसे होता है कि ये यूनिवर्स जानने की एक लॉजिकल वे होता है। मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन आ जाते हैं हमारे पास और हम बिना उसको सोचे अगर मान लेते तो वो साइंस नहीं बनते। अगर उसको लॉजिकली तुम खुद डाइजेस्ट कर पा रहे हो, तुम्हारे पास कुछ डिबेट है उसके आगे, तब जाके तुम्हारे सामने सच खड़ा होगा। तो फिजिक्स का मतलब एम ही ऐसे होता है कि इस दुनिया को, खुद को एक लॉजिकल वे से समझने की तरीका। लेकिन हम लोग जब स्टार्टेड एज ए स्टूडेंट क्लास के अंदर क्या करते हैं, भाई हमें एग्जाम पास होना है, एग्जाम पास होने के लिए हम रट्टा मारते हैं और इस वजह से क्या होता है, वो सब्जेक्ट तो हम समझ ही नहीं पाते, लेकिन वो स्ट्रेस के कारण बन जाता है। लेकिन पहले से अगर मजे से जानने के लिए ये सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो तब देखना कि ये सब्जेक्ट को रटने की जरूरत नहीं होते, ये कोई मतलब टफ जॉब नहीं होता। तुम खुद उसके अंदर जाके उसके साथ मिलजुल के एक दोस्ती बना पाओगे। उसके लिए चाहिए क्या होता है, उसके लिए चाहिए थे कि उसके आगे जाके एक काम ऐसे होता है कि मान लो कोई भी चीज़ तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, उसके पीछे का कहानी अगर पता नहीं है, सो देन इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। जैसे मान लो कि हाइगेन्स प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इसके बीच में कनेक्शन क्या है और कैसे वो पहले से धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, इसके पीछे बहुत सालों की, बहुत साइंटिस्टों की कड़ी मेहनत होता है। वो अगर तुम्हें लॉजिकली मतलब एक कनेक्टिंग वायर की तरह तुम्हारे दिमाग में अंदर आ जाए तो वो एक एल्गोरिदम अपने आप बना लेते हैं और तुम्हें अच्छी तरह से इस सब्जेक्ट के बारे में पता चल जाता है। तो मेरा कोशिश भी यही रहेगा कि मैं उस कनेक्टिंग वायर्स को जोड़ पाऊँ तुम्हारे साथ। तो इसलिए एक एक चीज़, हर चीज़ को मैं जब डिस्कस करूंगा उसके पीछे की कहानी, मतलब थोड़ा हिस्ट्री, लिटिल बिट, जितना हो सके, ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जितना हो सके कनेक्टिंग करने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए आई विल डिस्कस इन दिस वे। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं कि वेव ऑप्टिक्स में हाइगेन्स प्रिंसिपल से। तो हाइगेन्स प्रिंसिपल्स कब आया, यह आया 1678 में। उससे पहले क्या था, क्यों आया हाइगेन्स प्रिंसिपल, और ये वेव ऑप्टिक्स क्या है। ठीक है, देखो ऑप्टिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट। ये यहाँ पे लाइट के बारे में डिस्कशंस होता है, लेकिन लाइट के सामने क्या लिखा हुआ है, वेव लिखा हुआ है। तो मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग मान रहे हैं कि लाइट इज ए वेव। तो उससे पहले देखो कि लाइट को बेसिकली हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है कि रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, देखो भाई वीडियो के साथ साथ बी रेडी विथ पेन एंड पेपर, नोट डाउन भी करते जाओ, क्योंकि सिर्फ देखोगे ना तो तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारा जो
मतलब जानकारी वो थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए नोट डाउन करो। कोई क्वेश्चंस मन में आ रहे तो उसको लिख के रखो, कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने के लिए। रे ऑप्टिक्स होता है और दूसरा होता है कि जो अभी डिस्कशन होगा वो होगा वेव ऑप्टिक्स। बहुत सारे को ये लग रहा है कि सर ये तो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी क्लास 11 और 12 में। हाँ भाई पढ़ चुके हो, लेकिन पढ़ाई एक चीज़ होता है और उसके बारे में ठीक से जानना और दूसरा चीज़ होता है। तो ये मैं लिटिल बिट डिस्कशन इसलिए करूंगा कि आगे जाके तुम्हें इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और भी आगे जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कोई दिक्कत ना आए, इसके पीछे की कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाए, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम समझने में या उसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए। तो रे ऑप्टिक्स में क्या था, थोड़ा याद करो। रे ऑप्टिक्स में क्या था? रे ऑप्टिक्स में हम लोग कहाँ डिस्कस करते थे? जब हम लोग लेंस के बारे में डिस्कस करते थे या मिरर्स के बारे में डिस्कस करते थे, मतलब मिरर के साथ, लेंस के साथ जब लाइट का इंटरेक्शन होते थे, तब हम लोग मान लेते कि कोई भी सोर्स है, जैसे मान लो कि एक कैंडल है, कैंडल से लाइट ऐसे निकाल के, मतलब एक स्ट्रेट लाइन की तरह निकल के आ रहा है, ये हम लोगों को मानना था कि रे ऑप्टिक्स में। ठीक है, अच्छा वेव ऑप्टिक्स में वो लाइट कैसे बदल गया? वेव ऑप्टिक्स में ये हो गया कि नहीं, लाइट इज जस्ट लाइक ए ट्रांसवर्स वेव। लाइट ऐसे एक वेव की तरह। वेव बेसिकली क्या होता है? वेव इज द प्रोपागेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। क्या होता है? प्रोपागेशन ऑफ डिस्टर्बेंस, मतलब कहीं पे भी कोई चीज डिस्टर्ब हुआ है, जैसे मैंने अभी बातें कर रहा हूं, ठीक है, तो यहां पे मैंने डिस्टर्ब कर दिया इस मॉलिक्यूल्स को, एयर मॉलिक्यूल्स को, ये डिस्टर्बेंस धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा तो ये एक वेव बनाएगा। ऐसे लाइट के मामले में क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी, कि यही से अगर सोर्स में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दे आर इन एक्साइटेड स्टेट, जब ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंचते हैं ना, उसका वाइब्रेशन होता है, और उस वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है कि वहां से एक एनर्जी, क्या होता है? एनर्जी मीन्स वहां पे एक डिस्टर्बेंस पैदा होता है, और उसी डिस्टर्बेंस एनर्जी के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर होते जा रहा है। तो बेसिकली ये जो लाइट की डिस्टर्बेंसेस एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहा है, और डिस्टर्बेंस जा रहा है मतलब वो होता है कि वेव, तो इसलिए लाइट को हम लोग मानते थे वेव। तो कहाँ प्रॉब्लम कहाँ था कि रे ऑप्टिक्स में हम लोग बोल रहे हैं कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन की तरह जा रहा है, और यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई ये एक डिस्टर्बेंस की तरह जा रहा है। क्यों, ऐसे क्यों हो रहा है? देखो कुछ प्रॉब्लम तो था नहीं। जब रे ऑप्टिक्स को पकड़ के वी कैन इजीली एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एटसेट्रा। वेव ऑप्टिक्स को देके भी हम लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो दोनों अलग क्यों है? चलो पहले इसको समझ लेते हैं कि रे ऑप्टिक्स में कहां प्रॉब्लम हो रहा था, उसके बाद क्यों हमें वेव ऑप्टिक्स को लेना पड़ा। तो उसके लिए देखो, रिफ्रैक्शन जो एक फिनोमेना है ना लाइट की, उसी को लेके एक प्रॉब्लम हुआ है। लाइट का रिफ्रैक्शन क्या है कि मान लो कि एक इंटरफेस है, यहां पे एक मीडियम है, मीडियम 1, और यहां पे दूसरा मीडियम है, मीडियम 2। ठीक है, तो लाइट क्या होता है बेसिकली रिफ्रैक्शन में? क्या होता है कि लाइट यहां पे मान लो कि एक, दिस इज द नॉर्मल, तो ये क्या है? ये है नॉर्मल। एक लाइट आ रहा है, रे ऑप्टिक्स में मैं ड्रॉ कर रहा हूं, लाइट आ रहा है, तो अगर लाइट बेंड हो रहा है टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि हमें पता है रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुसते लाइट बेंडिंग होता है, चाहे तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल होता है या नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से भाग जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स, यहां पे मैंने लिख देता हूं कि यहां पे रे ऑप्टिक्स के बात हो रहा है। अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स, अगर लाइट मीडियम 1 से जाते हुए मीडियम 2 में पहुंच रहा है और वो बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल हो रहा है, तो इसका मतलब उन्होंने एक्सप्लेन कैसे किया कि इस मीडियम में लाइट का स्पीड विल बी हायर। जिस मीडियम में लाइट नॉर्मल की तरफ भाग रहा है उस मीडियम में लाइट का स्पीड हायर होगा। तो इस मीडियम में क्या है? लाइट का स्पीड लेस, अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स। ठीक है, अच्छा बात है। चलो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं अभी।
टॉपिक्स को। अब वेव ऑप्टिक्स में क्या बताया? वेव ऑप्टिक्स, जब लाइट को हम लोग मान लेते कि लाइट इज नथिंग बट ए डिस्टर्बेंस और वेव, तब क्या है? तो सेम दोनों इंटरफेस, सेम मीडियम 1 एंड मीडियम 2। अब दोनों इंटरफेस में मान लो कि ये है नॉर्मल और एक वेव आ रहा है, ठीक है। और जब ये मीडियम 1 से होते हैं मीडियम 2 में पहुंच रहे हैं, यहां पे भी क्या दिखाई दे रहा है कि इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, यहां पे बेंड हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन वेव ऑप्टिक्स की अकॉर्डिंग ये बता रहा है कि लाइट अगर दूसरे मीडियम में टूवर्ड्स द नॉर्मल हो रहा है, इसका मतलब यहां पे लाइट का स्पीड लेस होगा, लेस स्पीड, और लाइट का वेलोसिटी यहां पे घट जाएगा। यहां पे स्पीड क्या है? हाई स्पीड है कंपेयर टू दिस मीडियम। तो दोनों में देखो अलग बात है, यहां पे बोल रहा है कि लेस स्पीड, वहां पे बोल रहा है कि हाई स्पीड, फिनोमेना सेम है। अब एक्सपेरिमेंट किस फिनोमेना को सपोर्ट कर रहा है? एक्सपेरिमेंट बोल रहा है कि भाई ये फिनोमेना सही है, क्योंकि मान लो कि ये एयर मीडियम है और ये वाटर मीडियम है। जब लाइट एयर मीडियम से वाटर मीडियम में पहुंचते हैं तब क्या होता है कि लाइट नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड हो जाता है, और लाइट का जो वेलोसिटी या स्पीड है इन वाटर मीडियम, सो वेलोसिटी इन वाटर मीडियम इज लेस देन द वेलोसिटी इन द एयर मीडियम। तो क्या देखने को मिला कि ये जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है वो किसको सपोर्ट कर रहा है? ये वेव नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट कर रहे हैं। वेदर ये जो रे की तरह लाइट जो हम लोग दिखाते हैं कि लेंसेस के मामले में या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के मामले में, उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्या रे ऑप्टिक्स तो क्यों यूज होता है? देखो, रे ऑप्टिक्स भी गलत नहीं है, क्योंकि ये जो वेव ही नेचर ऑफ द लाइट, इसका अगर ओवर सिंप्लीफाई कर दे तो हमें रे ही मिलता है। कैसे? जैसे ये जो वेवलेंथ होता है ना लाइट का, ये अगर मान लो कि एक लाइट जा रहा है, इसका जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ ऐसे होता है, वेवलेंथ ये वेवलेंथ होता है ना, चलो इसको दिखाते हैं। ये वेवलेंथ होता है, एक वेवलेंथ, ये लाइट का जो वेवलेंथ होता है ना, ये बहुत छोटा है कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ लेंसेस, मिरर्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। उसका जो डायमेंशन वो बहुत बड़ा बड़ा होता है कंपेयर टू द वेवलेंथ। एक येलो लाइट लोगे तो इसका लगभग 540 नैनोमीटर के आसपास वेवलेंथ होता है, और ये लेगो कम से कम तो ये मान लो कि 5 सेंटीमीटर का तो होगा ही होगा। सो इसका डायमेंशन बहुत बड़ा होता है इसके वेवलेंथ की हिसाब से। तो इस वेव को, इसका वेवलेंथ की जो लेंथ है उसको हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं, और वेव को सिंप्लीफाई करके हम लोग एक रे की तरह मान सकते हैं इन आवर रे ऑप्टिक्स और इन जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स केसेस, ठीक है। लेकिन सही क्या है? लाइट इज एन वेव। यहां पे भी एक प्रॉब्लम आया, क्योंकि ये बातें हो रहा है 15th सेंचुरी के आसपास। बोल रहे हैं कि अगर लाइट को वेव मान लेंगे तो उस टाइम में क्या था कि वेव भी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर पाते। ऐसे जनरल वेव अगर लाइट को हम लोग मान लेते हैं, सो लाइट कैन नॉट मूव इन ए वैक्यूम, तब की मानना था ये, क्योंकि ये साउंड वेव, देखो एक मीडियम चाहिए, साउंड वेव तो नहीं ट्रैवल करते। कोई भी अलग वेव, जो एक स्प्रिंग की जो वेव बनाते हैं हम लोग, या कोई भी वेव कोई सॉलिड मीडियम से निकल के आते हैं, उनके लिए भी मीडियम चाहिए। तो अगर लाइट को हम लोग वेव मान लेते हैं तो इसको हम ये कैसे ट्रैवल भेजें, क्योंकि इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ मोस्ट ऑफ द स्पेस इज कंप्लीटली वैक्यूम, वहां पे कुछ है नहीं, तो वहां से तो लाइट आ रहा है। तो लाइट को अगर वेव मान लेते तो लाइट कैसे आएगा? ये रिकवरी हुआ है मैक्सवेल्स द्वारा। क्या हुआ है? मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, ये दूसरा फंडा है। लाइट को वेव भी मानते हैं, लेकिन लाइट इज नॉट ए कॉमन वेव और जनरल वेव, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब हमने लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान लिया, तब जाके वी कैन ऑल्सो रेस्क्यू दिस डाउट कि लाइट कैसे वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है। जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में बातें करेंगे या पढ़ेंगे, तब और भी अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो अब क्या हुआ?
रे ऑप्टिक्स से वेव ऑप्टिक्स मच मोर लॉजिकल। सिंप्लीफाइड तरीके से वेव ऑप्टिक्स को हम लोग रे ऑप्टिक्स बना सकते हैं, लेकिन रे को हम वेव नहीं बना पाएंगे। फिर वेव का जो दिक्कत हो रहा था कि वैक्यूम में कैसे ट्रेवल करे, मैक्सवेल ने रेस्क्यू कर दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी लेके, ठीक है। उससे आगे और एक प्रॉब्लम आ चुका है लाइट के बारे में, क्योंकि ये लाइट हमें दिखाते हैं लेकिन छुपाते बहुत चीज़ है, वो अपने बारे में बहुत कुछ छुपा के रखते हैं। टिल डेट वी डोंट नो व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है, लाइट के बहुत सारे प्रॉपर्टीज के बारे में हमें जानकारी मिल रहा है, लेकिन लाइट बेसिकली क्या है वो अभी तक अंधेरे में ही है। ठीक है, तो लाइट अब अच्छा खासा चल रहा था भाई, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, सब कुछ। इफ वी थिंक दैट लाइट इज एन वेव वी कैन एक्सप्लेन एवरी फिनोमेना। लेकिन एक लास्ट फिनोमेना आ चुका है जो कि है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक। अब गड़बड़ यहां स्टार्ट हुआ है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे तब समझेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर हम लोग मान लेते कि लाइट इज नथिंग बट ए वेव, वी कैन नॉट एक्सप्लेन दिस फिनोमेना। तब क्या है, तब मानने में मजबूर हो गए हम लोग। क्या मजबूरी क्या है? मजबूरी है कि लाइट को हम लोग ऐसे वेव नहीं मान सकते, रेदर वी कैन थिंक लाइट इज ए कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। क्या है? पार्टिकल्स। एक लाइट रे मीन्स बहुत सारे लाइट के पार्टिकल्स हैं, और इस पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? इसका नाम है फोटोन, फोटोन्स। ठीक है, तो भाई क्या हो रहा है अभी? लाइट एक वेव है, वेव मीन्स एक डिस्टर्बेंस, एक एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है। आप बोल रहे हैं कि नहीं वेव नहीं है, ये पार्टिकल जा रहा है। ठीक है, अगर पार्टिकल नेचर अगर हम लोग नहीं फॉलो करते तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बंद। वेव नेचर नहीं फॉलो करते तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन बंद। तो इसलिए मान लेते कि भाई मान लो अभी पता नहीं लाइट क्या है, क्या उसका मर्जी है, लाइट इज बोथ, पार्टिकल नेचर भी है और उसके साथ वेव नेचर भी है। तो क्या पार्टिकल नेचर अभी आया है? वेव नेचर की दिक्कत के बाद या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी के बाद क्या पार्टिकल नेचर की कंसेप्ट आया? तो कौन आगे है बताओ? वेव नेचर पहले डिस्कस हुआ है या पार्टिकल नेचर? अभी जो मैंने डिस्कस किया, अभी तक मैंने दिखाया कि भाई वेव नेचर की बाद जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया तब जाके पार्टिकल नेचर आया। नहीं, वेव नेचर से बहुत पहले लाइट को पार्टिकल ही सोचा जाता था। तो कितने पहले? तो लेट्स टेक वन एग्जांपल, 1637। 1637 में क्या हुआ? एक फिजिसिस्ट डेकार्टेस ने क्या दिखाया? उन्होंने बताया कि लाइट इज नथिंग बट पार्टिकल्स। लाइट मतलब क्या होता है? कोई भी सोर्स से लाइट आ रहा है, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दिस पार्टिकल थ्योरी उन्होंने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर चुके थे कि लाइट को अगर पार्टिकल मान लेते तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन में कोई मतलब दिक्कत है नहीं। और ये जो पार्टिकल नेचर है ना, इसका बहुत बड़ा सपोर्टर कौन थे? न्यूटन। क्या भाई क्या लिख दिया? न्यूटन। न्यूटन भी मानते थे कि लाइट इज पार्टिकल। तो पहले था लाइट के बारे में ये कॉन्सेप्ट है कि लाइट इज पार्टिकल। फिर लगभग 40 इयर्स लेटर, मतलब 1678, डच फिजिसिस्ट कौन है जो आज डिस्कस करेंगे? हाइगेंस ने क्या किया? बोल रहे कि नो, लाइट को अगर हमने पार्टिकल की तरह मान लेते हैं तो बहुत सारे दिक्कत होता है। लाइट को हम लोग मानते हैं कि वेव की तरह। उनका वो एजम्पशन था और उनका वो थ्योरी था, लाइट इज नथिंग बट वेव। कौन मानने वाला है भाई? न्यूटन है इसके पीछे खड़ा, न्यूटन को कौन हटाएगा? तो इसलिए 40 साल के बाद उन्होंने तो बोल दिया था कि लाइट इज एन वेव। कम से कम 100 साल हमें लगे इनको मानने के लिए। तो कब आ रहा है? 100 साल से ज़्यादा, 100-150 साल से ज़्यादा हमें
ये प्रूव करने में टाइम लग गया। कैसे हुआ कि लाइट इज एन वेव। अब देखो पार्टिकल से शुरू हो रहा है और लाइट इज अ वेव, कैसे पता चला देखो 1801 1801 साल 19th सेंचुरी क्या हो रहा है, यंग मतलब जुबा नहीं है, यंग्स उसका नाम है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हो शायद। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि लाइट का एक फिनोमेना होता है कि जब दोनों स्लिट से लाइट आते हैं, यहाँ पे अगर एक स्क्रीन रखोगे तो इस स्क्रीन के अंदर कुछ ब्राइट डार्क, फिर ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ये ब्राइट मान लो और इस रीजन मान लो कि डार्क, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, इस तरह की एक पैटर्न बनते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न। अब ये इंटरफेरेंस पैटर्न को एक्सप्लेन करने के लिए ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट बिल्कुल नहीं काम करेगा। तो और ये क्या था, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, एक्सपेरिमेंटली हो रहा है भाई यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न, और इंटरफेरेंस को अगर एक्सप्लेन करना है तो लाइट को हमें वेव मानना पड़ेगा। लाइट को क्या मानना पड़ेगा, लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ वेव। क्लियर। तो 1678 के बाद पहले बार जो लाइट इज एन वेव, जो हाइगेंस की सोच था उसका मान्यता मिल रहा है 1801 में, और ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर पाएगा। तो आप सोचते हैं कि जब तक प्रूफ नहीं हुआ था हाइगेंस के दिमाग में क्या चल रहा था और हाइगेंस लाइट को कैसे एक्सप्लेन कर रहे थे बेस्ड ऑन दिस वेव नेचर। और हाइगेंस प्रिंसिपल समझने के लिए देखो, हाइगेंस की जो सोच है, प्रिंसिपल है, आज की डेट में उससे बहुत आगे हम लोग निकल चुके हैं। अब ये हाइगेंस प्रिंसिपल को उतना जरूरी नहीं है ऑप्टिक्स को डिस्कस करने के लिए, लेकिन हाइगेंस की बहुत सारे कंसेप्ट स्टिल डेट इज बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखो कि चलो हाइगेंस प्रिंसिपल्स को समझ लेते हैं और उससे जो कंसेप्ट डेवलप्ड होते हैं उसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो फर्स्ट आते हैं कि अब डिस्कशन होने वाला है हाइगेंस वेव थ्योरी, वेव थ्योरी, हाइगेंस वेव थ्योरी। उससे पहले इस वेव थ्योरी को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो है वेव फ्रंट। फ्रंट क्या होता है, जो सामने दिखाई देता है वो सब फ्रंट साइड होता है। वेव की फ्रंट साइड किस तरह की होता है मैं अभी समझाऊंगा धीरे धीरे करके। वेव फ्रंट, कोई भी सोर्स से अगर लाइट आ रहा है, ठीक है, कोई भी सोर्स से अगर लाइट आ रहा है, देयर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेव फ्रंट। क्या क्या होता है उसके बारे में पहले लिख लेते हैं। एक होता है कि स्फेरिकल, दूसरा होता है सिलिंड्रिकल, और थर्ड टाइप होता है प्लेन। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ, चलो एक बार चेक कर लेते कि ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर। अच्छा ठीक ठाक ही आ रहा है। फर्स्ट आता है कि स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट एंड प्लेन वेव फ्रंट। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है। उससे पहले एक एग्जाम्पल जो कि ऑलरेडी फैमिलियर एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं कि मान लो कि तुम तालाब के किनारे में बैठे हो, पॉन्ड है तुम्हारे सामने और तुम्हारे हाथ में पत्थर है, तो तुम फेंकोगे ही फेंकोगे। तो अगर वो थोड़ा इमेजिन करो सिचुएशन, यू हैव थ्रोन ए स्टोन ऑन द इनसाइड द पॉन्ड, और उस सरफेस में क्या होगा, एक रिपल्स जनरेट होगा, एक वेव जनरेट होगा। वो वेव कैसे होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे स्टोन गिरा और वो ऐसे करते हुए ये वेव फैल जाते थ्रू आउट द सरफेस ऑफ द पॉन्ड, होता है ना। अब उनको थोड़ा और इमेजिनेशन पावर, देखो फिजिक्स लर्निंग करने के लिए, मजा लेने के लिए तुम्हारा इमेजिनेशन पावर को हाई होना है, ठीक है। और थोड़ा इमेजिन करो कि तुम तालाब के किनारे में बैठे हो, अभी पढ़ाई नहीं हो रहा है, अब थोड़ा इमेजिन कर रहे हो, ठीक है। तालाब के किनारे ऐसे मस्ती में बैठे हो, अब थोड़ा वेव को देख पा रहे हो। अब तुम्हें क्या दिखाई देगा कि बहुत सारे रिंग्स थ्रू आउट द सरफेस, ये रिंग धीरे धीरे फैल रहा है।
अब और भी थोड़ा गहरे में जाके सोचो कि एक रिंग्स को तुम देख पा रहे हो, वो रिंग्स क्या है, वेव की जो पॉन्ड की जो सरफेस है ना उससे थोड़ा ऊपर उठ चुका है, क्योंकि एक स्थान अगर थोड़ा ऊपर है तो दूसरे स्थान उसका नीचे होगा। यही होता है ना वेव, ऐसे करके वेव जाता है ना, ऐसे करके वेव जाते हैं। अब थोड़ा सोचो कि यू आर राइट नाउ फोकसिंग ऑन ए सिंगल रिंग। अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, देखो अपने दिमाग में दिखाई दे रहा है कि वहां पे ईच एंड एवरी वाटर मॉलिक्यूल्स जो तालाब की सरफेस है उससे थोड़ा ऊपर है, ठीक है, लेकिन हर कोई मॉलिक्यूल सेम एम्पलीट्यूड में ऊपर है, मतलब उसका हाइट तालाब से सेम है। वो जो रिंग बना रहा है उसमें ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल्स आर एट द सेम हाइट। तो अब मैं उसको यहां पे डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। सो राइट नाउ वी आर टेकिंग ओनली वन रिंग, और एक रिंग में ये सब मैं क्या दिखा रहा हूं, दिस इज द मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स। वो क्या हो रहा है, ये अगर मान लो कि सरफेस ऑफ द वाटर, वो वाटर सरफेस से थोड़ा ऊपर उठ चुका है, ठीक है, थोड़ा सा बाहर की तरफ आ चुका है। मतलब हर कोई तालाब में क्या होता है, पत्थर डालने के बाद वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन, ऑसिलेशंस होता है। और किसी टाइम में जब तुमने इस रिंग को कंसिडर किए हो, ईच एंड एवरीवन आर इन द अबव फ्रॉम द सरफेस, तो उनका जो ऑसिलेशन की जो फेज है हर मॉलिक्यूल के लिए सेम है। मतलब ये जितने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं सेम फेज में है, ऑल आर इन द अबव कंडीशन, सब लोग ऊपर उठ चुका है, मतलब दे आर इन द सेम कंडीशन, दैट मीन्स दे आर इन द सेम फेज। तो ये जो ऑसिलेशंस की जो फेज है, ऑसिलेशन की जो फेज फॉर ऑल ऑसिलेशंस, ऑसिलेशन कौन कर रहा है, ये मॉलिक्यूल्स, तो इसलिए उसका जो ऑसिलेशन फेज है ये है सेम। और ये सेम ऑसिलेशन फेज ने क्या बनाया, एक रिंग बनाया, एक सर्कल बनाया। इसी सर्कल को हम लोग कहते हैं कि वेव फ्रंट। तो बेसिकली वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर ऑसिलेशंस आर इन सेम फेज, जहां पे ऑल ऑसिलेशंस सेम फेज में है, उसका लोकस अगर हमने ड्रॉ कर लिया, उसी लोकस को हम लोग कहते हैं कि वेव फ्रंट, ठीक है। उसके बाजू में जो रिंग बनेगा ना वो थोड़ा दबा होगा नीचे, उनका भी दूसरा रिंग अगर मैंने बना दिया, ये मान लो कि इससे थोड़ा नीचे है, इससे थोड़ा नीचे है, तो हर कोई मॉलिक्यूल वहां पे नीचे चला जाएगा, उनका भी जो ऑसिलेशन की फेज सेम ही होगा। तो जब तालाब में एक पत्थर फेंकते हो, जो तुम्हें दिखाई देते वो क्या होता है, एक सर्कुलर रिंग्स की तरह, और एक एक रिंग एक वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमने पूछे कि जो वाटर में जो रिपल्स बन रहा है उसका वेव फ्रंट क्या है, तुम बताओगे सर सर्कल की तरह दिखा रहा है, तो ये सर्कुलर वेव फ्रंट है। लेकिन वाटर वेव इज वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, उसका नीचे भी है ऊपर भी है। तो सिर्फ एक का इमेजिनेशन देने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको लेके आते हैं। तो वेव फ्रंट को, अब स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट अगर दिमाग में क्या आ रहा है भाई, कोई वेव फ्रंट ऐसे जनरेट हो रहा है जिसका शेप स्फीयर की तरह हो। तो चलो देखते हैं कि इस शेप कैसे पता, मतलब कैसे हमें मिलता है। अगर ये वेव फ्रंट समझ में आ जाए ना, तो आगे की जो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन वगैरह वगैरह बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो मान लो कि एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ये क्या है, लाइट पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स मतलब मान लो कि तुम्हारे पास एक छोटा सा एलईडी है, तो एलईडी से क्या हो गया, हर डायरेक्शन में लाइट वेव ट्रेवल करेगा, है कि नहीं। तो फ्रॉम दिस पॉइंट सोर्स मैंने अगर लाइट वेव को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, तो ऐसे करके, फिर ऐसे करके, सो फिर हर डायरेक्शन में सेम स्पीड से वेव निकलेगा, है कि नहीं, कोई तो रोकेगा नहीं इसे। सो ईच एंड एवरी डायरेक्शन इन द सेम स्पीड लाइट विल ट्रेवल्स। तो ऐसे सिर्फ 2D में नहीं, वो इस साइड से भी आएगा। मतलब आप थोड़ा और भी इमेजिन करो कि एक लाइट सोर्स है और लाइट सोर्स से हर डायरेक्शन में सेम स्पीड से वेव निकल के आ रहा है,
तो वो अगर मान लो कि एक वेवलेंथ को कंसीडर कर ले, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक वेवलेंथ को कंसीडर कर ले, तो 2D में वो क्या बनाएगा, एक सर्कल। 3D में क्या बनाएगा, वो एक स्फीयर। मतलब यहाँ पे एक लाइट सोर्स, एक वेवलेंथ इतना आया, स्टॉप, एक वेवलेंथ इतना आया, स्टॉप, एक वेवलेंथ इतना इस डायरेक्शन में एक आया, स्टॉप। तो इसको अगर जहाँ पे स्टॉप हो रहा है, एंडिंग हो रहा है लाइट वेव की, मैं एक सिंगल वेवलेंथ ले रहा हूँ, हर डायरेक्शन में एक यूनिट वेवलेंथ ले रहा हूँ, जहाँ पे वो स्टॉप हो रहा है, इसको अगर कनेक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक स्फीयर मिलेगा। सो फ्रॉम द पॉइंट सोर्स जो लाइट हर डायरेक्शन में निकल के आते हैं, अगर मैंने एक एक पॉइंट को ऐसे चुन लिया जहां उसका एम्पलीट्यूड सेम है, तो मैं इसको यहां पे दिखाऊंगा अभी तुम्हें और भी क्लियर हो जाए, क्योंकि वेव फ्रंट की डेफिनेशन बोल रहा है कि एक ऐसा लोकस बनाओ कि जहां पे फेज बिल्कुल सेम हो। तो मैं उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लो कि मैं 2D में दिखाऊंगा, 3D में इमेजिन करने में मदद करूंगा। मैं एक वेवलेंथ दिखा रहा हूं, बड़ा करके दिखा रहा हूं, तो एक वेवलेंथ अलोंग दिस डायरेक्शन निकल के आए, फिर दूसरा मान लो कि इस डायरेक्शन में आया, फिर तीसरा मान लो कि गड़बड़ हो गया भाई, हो रहा है, फिर चौथा इस डायरेक्शन में देखो, फिर इस डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। ठीक है, अब एक काम करो कि पॉइंट ऐसा चूज करो कि जहां पे ऑल आर इन द सेम एम्पलीट्यूड। तो मैंने इस पॉइंट में ये अप डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड यहाँ पे ये करोगे तो दिस इज द एम्पलीट्यूड, तो ये पॉइंट ले लिया, इसका 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 ये पॉइंट ले लिया। इसको अगर कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे होगा, इसको अगर कनेक्ट कर देंगे तो एक सर्कल हमें मिल रहा है। सॉरी, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे होना है, तो ये पॉइंट लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑल आर इन द क्रेस्ट पोजीशन, जहां पे उसका ऑस्सिलेशंस पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑफ है। तो ये सब पॉइंट है, दिस पॉइंट्स, इस पॉइंट्स को अगर कनेक्ट कर लेंगे तो ये हमें एक सर्कल दे रहा है। चलो, पिक्चर क्लियर होना चाहिए। सो दिस इज ए सर्कल, और इस सर्कल में हर कोई पॉइंट में देखो जो वाइब्रेशन की जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है, दैट मीन्स ऑल पॉइंट्स आर इन सेम फेज। तो ये जो सर्कल क्या है, ये वेव फ्रंट है। किसका वेव फ्रंट, ये जो पॉइंट सोर्स है ना उसका वेव फ्रंट। 2D में कैसे दिखाई दे रहा है, 2D में एक सर्कल की तरह दिखाई दे रहा है। 3D में कैसे, क्योंकि ये ऐसे भी फूल जाएगा, 3D में कैसे दिखाएगा, ये वेव फ्रंट, दिस वेव फ्रंट इज जस्ट लाइक ए स्फीयर। तो वेव फ्रंट बेसिकली, अगर तुमने मान लो कि सर नहीं हमें ये सिर्फ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट में नहीं लेना है, मैं कोई भी एक पॉइंट लूंगा, तो ये पॉइंट यहां से ले सकते हो। सेम इसी पॉइंट में वाइब्रेशन का जो स्टेटस है, इस वेव में वो पॉइंट ढूंढो, ये पॉइंट मिल जाएगा। इसमें वो पॉइंट है, इसमें वो पॉइंट है, इसमें वो पॉइंट है, इनको भी अगर तुम कनेक्ट कर दोगे ना तुम्हें एक सर्कल ही मिलेगा। तो पॉइंट सोर्स से अगर वेव फ्रंट को क्रिएट करने की कोशिश करोगे, वो 3D में एक स्फेरिकल शेप बन जाते हैं। अब मान लो कि क्या लाइट पॉइंट सोर्स यहीं रुक के रहेंगे, वो तो फैल रहा है, तो वो फैल रहा है मतलब यहां पे जो सिचुएशन था, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बढ़ा, थोड़ी देर बाद यहां पे आ जाएगा वो, उसको भी अगर कनेक्ट करोगे तो तुम्हें और एक सर्कल बनेगा। तो इसका मतलब एक वेव पॉइंट सोर्स से निकल के जा रहा है, मीन्स वी कैन थिंक कि वेव फ्रंट, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट एकदम 0 डायमेंशन से लेके वो धीरे धीरे इस साइड में बढ़ रहा है। तो वेव की प्रोपागेशन को आइदर हम वेव की मूवमेंट से ऐसे डिनोट कर सकते हैं, अगर कोई लाइट वेव प्रोपागेट कर रहा है फ्रॉम द पॉइंट सोर्स, आइदर हम बहुत सारे वेव को ऐसे ड्रॉ करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट कैसे मूव कर रहा है फ्रॉम द पॉइंट सोर्स, वी कैन रिप्रेजेंट दिस वे। दूसरा तरीका क्या होता है, पॉइंट सोर्स को दिखाने की ऐसे करके रिंग्स से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये रिंग्स क्या है, दिस आर द वेव फ्रंट। एक एक रिंग के अंदर
मतलब मैंने ये रिंग ले लिया, ये जो रिंग ले लिया, दिस रिंग इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द, मान लो कि ये सब जो टॉप मोस्ट पोजिशंस जहां पे फेजेस ऑफ ऑसिलेशन इज सेम, ये अब मान लो कि इतना ले लिया, ये डिस्टर्बेंस थोड़ी देर बाद यहां पहुंच रहा है, फिर मैंने इसको ले लिया, थोड़ी देर बाद पहुंच रहा है इधर, तो ये बनेगा हमारा दूसरा रिंग। मतलब वेव मींस डिस्टर्बेंस एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच रहा है, तो उसी मामले में इक्विवेलेंटली हम लोग सोच सकते हैं कि एक वेव फ्रंट जहां पे ऑल वाइब्रेशंस आर इन द अपवर्ड, थोड़ी देर बाद वो डिस्टर्बेंस दूसरे जगह पे पहुंच गया है, वहां पे भी हमें सेम वेव फ्रंट मिल रहा है। तो वेव की प्रोपागेशन को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, आइदर तुम डायरेक्टली वेव से दिखाओ, नहीं तो वेव फ्रंट से दिखाओ। वेव फ्रंट की सुविधा क्या है, ये तुम्हें बताएंगे कि अगर t इज इक्वल टू 0 टाइम में तुम्हें ये वेव फ्रंट पता है, t इज इक्वल टू t प्लस डेल्टा टी टाइम में कहां तुम्हारा वेव फ्रंट मिलेगा वो तुम्हें बताएगा। नॉट ओनली दैट, वेव फ्रंट की शेप अगर अभी तुम देख रहे हो, थोड़ी देर बाद उसका शेप क्या होगा वो भी बताएगा। अगर ये स्फेरिकल है तो थोड़ी देर बाद स्फेरिकल ही रहेगा, ठीक है। तो ये होता है कि वेव फ्रंट की कॉन्सेप्ट जो हाइगेंस ने दे चुके हैं। फिर आता है कि स्फेरिकल वेव फ्रंट शायद समझ में आ चुका है, अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना। फिर आते हैं कि सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, द सेकेंड काइंड ऑफ वेव फ्रंट, वो कब बनते हैं। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट कब बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट फॉर पॉइंट सोर्सेस। अब सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट क्या है, जैसे मान लो कि तुम्हारा लाइट सोर्स थोड़ा बड़ा है, लाइट सोर्स थोड़ा बड़ा है, ऐसे लाइट सोर्स है, ट्यूबलाइट सोच सकते हो, घर में जो ट्यूबलाइट्स होते हैं ना, ट्यूबलाइट सोच सकते हो। तो ट्यूबलाइट से जो लाइट निकल के आते हैं तो उनका जो वेव फ्रंट होता है वो सिलेंडर शेप की होता है। वेव फ्रंट मींस यहां पे हर कोई पॉइंट में जो वाइब्रेशंस की स्टेट या कंडीशन विल बी सेम। तो अगर थोड़ा ब्रॉड सोर्स हो तो उनके लिए जो उनके लिए जो वेव फ्रंट होता है, अब यह है, थोड़ी देर बाद ये वेव फ्रंट यहां पे चला जाएगा, ऐसे करके लाइट धीरे धीरे करके और भी आगे ऐसे करके आएगा, ठीक है। ऐसे करते हुए लाइट इज इमानेटिंग। चाहे तो तुम ऐसे वेव से दिखाओ, नहीं तो इस वेव फ्रंट इज इजियर वे टू रिप्रेजेंट द लाइट प्रोपागेशन, लाइट प्रोपागेशन, ठीक है। अब आते हैं प्लेन वेव फ्रंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आवर पर्पस। प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, जैसे मान लो कि तुम्हारा लाइट सोर्स बहुत बड़ा है लेकिन बहुत दूर है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंसिडर द लाइट सोर्स एज ए सन, तो सूरज बहुत दूर है, जैसे मान लो कि यहां पे हमारा सूरज है, ठीक है, और दिस इज आवर प्यारा सा धरती माँ इधर है। यहां से जब लाइट आते हैं ना, यहां से जब लाइट आते हैं तो उनका जो, देखो अगर सूरज के पास तुम पहुंच जाओगे, ठीक है, तो वो एक स्फेरिकल शेप की तरह ही है। तो हम लोग सोच सकते हैं कि यहां से जो लाइट की वेव फ्रंट होगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट ही होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट ही है, वो जो एमिट कर रहा है ना स्फेरिकल वेव फ्रंट ही है। लेकिन यहां से यहां तक डिस्टेंस इतना दूर है कि वो स्फेरिकल वेव फ्रंट की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना बड़ा हो जाता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बिकम्स एक्ट्स लाइक ए प्लेन। तो हमारे पास जो आके पहुंचेंगे वो होगा इस तरह की, एक प्लेन की तरह। तो ये जो लाइट आ रहा है अभी, इसका जो लाइट को आइदर तुम वेव से रिप्रेजेंट करो, अगर वेव से रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते हो कि वेव फ्रंट कैसे मूव कर रहे हैं, सो देन दिस वेव फ्रंट बिकम्स ए प्लेन वेव फ्रंट, एक प्लेन की तरह। अगर एक सर्कल है उसका इतना बड़ा कर दो, जैसे हम लोग धरती को मान लेते हैं ना कि लगभग अप्रोक्सीमेटली इट इज ए स्फेरिकल शेप, लेकिन क्या हमें स्फेरिकल शेप मालूम होता है? हम तो देख रहे हैं भाई प्लेन में अच्छी तरह से चल फिर रहा है। तो ये प्लेन क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि हम सेंटर से इतना दूर है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना बड़ा है कि एक कर्व्ड जो सरफेस है वो हमें नहीं दिखता, लेकिन वो कर्व सरफेस हमें दिखता है कि एक
फ्लैट सरफेस की तरह। सिमिलरली यहां से जो इतना बड़ा स्फीयर स्फेरिकल वेव फ्रंट जो आ रहा है उसका एक छोटा सा पोर्शन ही हम लोग देख पाएंगे। मतलब यहां से जो स्फेरिकल वेव फ्रंट जब तक हम धरती में पहुंच रहे हैं ये वेव, तो उसका मान लो कि स्फीयर कितना बड़ा होगा, तो एक स्फीयर की एक छोटा सा पोर्शन हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, उस स्फीयर की छोटा सा पोर्शन हमें कैसे दिखेगा, एक प्लेन की तरह ही दिखेगा। इसलिए अगर लाइट सोर्स बहुत दूर है तब वहां से जो लाइट की वेव फ्रंट बनते हैं वो प्लेन वेव फ्रंट होता है। तो क्या प्लेन वेव फ्रंट बनाने के लिए हमें सूरज तक जाना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंटली लैबोरेटरी में भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे करते हैं प्लेन वेव फ्रंट? देखो, कोई भी लाइट रेज अगर पैरेलल लाइट रेज आ रहा है तो उसको हमने करस्पॉन्डिंग प्लेन वेव की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि यहां पे एक लाइट सोर्स है, कैंडल है, तो कैंडल से सामने एक काम करो कि एक लेंस रख दो। तो लेंस का फोकल मतलब ये लेंस की फोकस दूरी में है, तो यहां से लाइट आ रहा है। मैं रे से ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि लेंस मैंने ले लिया अभी। ठीक है, रे इज ए स्पेशल केस ऑफ वेव, सोच सकते हो। तो यहां से लाइट कैसे निकल के आएगा? पैरेलल रेज। ठीक है, अच्छा एक काम करो, पैरेलल रेज को अगर वेव की तरह हम दिखाने की कोशिश करते हो, कैसे दिखाएंगे कि वेव ऐसे। अगर मान लो कि हर कोई रे की सेम फेज से निकल रहा है, तो ये जहां इसका पॉजिटिव एम्पलीट्यूड होगा, यहां इसका भी पॉजिटिव एम्पलीट्यूड होगा, ऐसे हो रहा है, इसका भी होगा ऐसे ही। अगर गड़बड़ हो जाए तो माफ कर देना। ठीक है, तो ये वेव आ रहा है फ्रॉम दिस लेंस। अब एक काम करो, इस पॉइंट को चूज करो। ये पॉइंट क्या है? सेम फेज में है ना, तो इस पॉइंट को 2D में क्या दिखाई दे रहा है? एक लाइन दिखाई दे रहा है। ठीक है, यही पॉइंट थोड़ी देर बाद यहां आ जाएगा। ऐसे तो वेव यहां पे जो डिस्टर्बेंस था थोड़ी देर बाद यहां पे डिस्टर्बेंस आ रहा है, वो सेम डिस्टर्बेंस। तो ये है वेव फ्रंट 2D में एक लाइन, फिर वो वेव फ्रंट यहां पहुंच चुका है। 3D में यही लाइन कैसे दिखाएगा? एक प्लेन की तरह दिखाएगा, क्योंकि 3D में और भी बढ़ा लो इस पे तो एक प्लेन की तरह दिखाएगा। तो अगर इफ यू कंसिडरिंग द पैरेलल रेज, तो उनका जो वेव फ्रंट बनता है वो प्लेन वेव फ्रंट ही बनता है। तो तीनों डिस्कशन हो चुका है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट्स के काम क्या है कि लाइट वेव कैसे ट्रेवल कर रहे हैं वो क्लियरली हम बता पाएंगे फ्रॉम द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट को देख के हम बता पाएंगे, एंड बेस्ड ऑन द वेव फ्रंट वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो अगले क्लास में मैं करवाऊंगा। उससे पहले हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या है, चलो अब हाइगेन्स प्रिंसिपल्स को समझ लेते हैं। मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन करे तो क्या करे, अच्छी तरह से कोई चीज़ अगर समझना है तो तुम्हें थोड़ा पेशेंस तो देना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट आता है कि हाइगेन्स प्रिंसिपल। हाइगेन्स प्रिंसिपल से पहले बता रहे हैं कि कोई भी अगर लाइट सोर्स है, तो फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग ए पॉइंट सोर्स, मान लो कि ये पॉइंट सोर्स, ठीक है, किसी भी टाइम में उसका जो वेव फ्रंट होगा वो एक सर्कल की तरह होगा। ये वेव फ्रंट है, क्लियर। 2D में दिखा रहा हो सर्कल, 3D में यही स्फेरिकल। तो पॉइंट सोर्स की जो वेव फ्रंट है, पहला वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट है, वो एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल के ऊपर जो मैं पॉइंट ले रहा हूं, मैं कुछ पॉइंट्स चूज कर रहा हूं, चाहे तो मैं और भी डेंसली पॉइंट्स बना सकता हूं, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए मैंने थोड़ा बहुत पॉइंट्स इसके ऊपर ले लिया। तो हाइगेन्स बोल रहा है कि ईच पॉइंट ओवर दिस वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स, सेकेंडरी वेव फ्रंट और वेव रेट्स। मैं लिख रहा हूं अभी, ईच पॉइंट on the wave front acts as a secondary wave, acts as a generator of secondary, generator भी लिख सकते हो, या secondary wave fronts और wavelets। अच्छा, वेवलेट्स एंड वेव क्या होता है? देखो, वेव होता है कि एक कंटिन्यूअस ट्रेन,
बहुत सारे वेव लेंथ, इतना एक छोटा सा वेव लेंथ ले लिया, ये एक छोटा, इफ वी कंसिडर ए कंटिन्यूअस वेव ट्रेन देन इट इज अ वेव, राइट। अगर मैंने एक इनफाइनाइटली लार्ज वेव लेंथ की एक छोटा सा पोर्शन मैंने ले लिया तो उसको कहेंगे कि वेवलेट्स, ठीक है। तो इतना डिफरेंस है। तो क्या बोल रहा है कि ईच पॉइंट, ये बन गया एक्ट्स एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट और वेवलेट्स। एक एक पॉइंट, ये है प्राइमरी सोर्स, दिस इज द प्राइमरी सोर्स, ओरिजिनल सोर्स। वेव फ्रंट के ऊपर एक एक पॉइंट एक सेकेंडरी लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो अगर सेकेंडरी लाइट सोर्स है, यहां से भी एक क्या होगा, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, इससे भी एक स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। तो एक एक, मतलब इसको सेंटर में रखते हुए, मेरा ड्राइंग थोड़ा गड़बड़ हो चुका है, मैं कोशिश कर रहा हूं इसको सही करने के लिए। देखो ये मैं क्या दिखा रहा हूं, अभी बाद में बता रहा हूं, तुम थोड़ा गेस भी कर लेना ये क्या है। एक एक पॉइंट सोर्स से अब जो लाइट निकल के आ रहा है उसका वेव फ्रंट ये हो रहा है, दूसरा स्फेरिकल वेव फ्रंट बना रहा है। यह है हाइगेंस की मानना। अब ये वेव फ्रंट, ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट अंदर की जो ये जो बड़ा सर्कल है, थोड़ी देर बाद वो कहां पहुंच जाएगा, बोल रहा है कि जो सेकेंडरी वेव फ्रंट तुमने बनाए उसका टेंजेंशियल, कंटिन्यूअस टेंजेंशियल बनाओ। तो इसका टेंजेंट ये है, इसका टेंजेंट ये है, तो इसको अगर कंटिन्यूअस टेंजेंट या एनवेलप बनाओगे तो ये जो सेकेंड सर्कल में अभी ड्रॉ कर रहा हूं, अब दिस इज द वेव फ्रंट राइट नाउ। तो प्राइमरली वेव फ्रंट इज देयर, थोड़ी देर बाद इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने सारे पॉइंट्स हैं वो सेकेंडरी सोर्स बन जाएगा। एक एक पॉइंट से एक एक स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेगा। हर कोई वेव फ्रंट की टेंजेंट खींच के अगर कनेक्ट कर दोगे, जो शेप तुम्हें मिलेगा वो होगा दूसरा वेव फ्रंट। मतलब प्राइमरली ये वेव फ्रंट था, थोड़ी देर बाद ये अगर टी टाइम में था तो ये दिस वेव फ्रंट becomes at t plus delta t, थोड़ी देर बाद वही वेव फ्रंट यहां पहुंच जाएगा। तो ये होता है तरीका वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करने की। तो हाइगेंस की प्रिंसिपल क्या, हाइगेंस बोल रहा है कि वेव फ्रंट के ऊपर हर कोई पॉइंट, चाहे तुम और भी पॉइंट कर सकते हो, अंदर और भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट, इट बिकम्स लाइक ए सेकेंडरी सोर्स। और दूसरी बात मैं यहां पे दिखा रहा हूं एक थोड़ा सा, ये लाइट सोर्स है, ये फर्स्ट वेव फ्रंट में मैंने दो चार जैसे मान लो पॉइंट ले लिया, तो ये बन गया सेकेंडरी वेव फ्रंट्स एक एक सोर्स के लिए। अब हाइगेंस बोल रहा है कि इसका एक टेंजेंट ले लो, ये हो गया नाउ माय वेव फ्रंट। ये था प्रीवियस वेव फ्रंट और ये प्रेजेंट वेव फ्रंट, ठीक है। लेकिन अब ऐसे ही लाइट मूव करते हैं आगे, ठीक है। जैसे लाइट, और लाइट कैसे मूव कर रहे हैं, लाइट मूव कर रहे हैं, लाइट की मूवमेंट हम लोग कैसे दिखा रहा है, लाइट की मूवमेंट हम लोग वेव फ्रंट से दिखा रहा है। और एक एक वेव फ्रंट धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, मतलब लाइट आगे बढ़ रहा है। ये है हाइगेंस प्रिंसिपल की बेसिक थिंग्स। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, देखो, इफ वी कंसीडर दिस इज अ सेकेंडरी सोर्स, तो इसका वेव फ्रंट ये है, तो लाइट की वेव अलॉन्ग दिस डायरेक्शन भी जाएगा, दिस डायरेक्शन की भी जाएगा, और बैकवर्ड भी तो आएगा, क्योंकि ये एक स्फेरिकल है। तो ये अगर पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स से फ्रंट में भी वेव जाएगा, बैक में भी आएगा। तो कुछ लाइट तो बैक करके फिर से अपने इनिशियल जो सोर्स है, मतलब यहां पे भी दिखा सकते हैं, ये अगर सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है, तो कुछ लाइट तो बैक कर भी जाएगा, बैक साइड में भी आ जाएगा प्राइमरी सोर्स की तरह। लेकिन ये तो होता नहीं। तो हाइगेंस ने यहां इसको भी एक एज्यूम करके लॉजिकली बताया कि भाई ये जो सेकेंडरी सोर्स बन रहा है ना, ये जो वेव जेनरेट करेगा उनका एम्पलीट्यूड सिर्फ फ्रंट साइड में उसका फाइनाइट वैल्यू रहेगा, बैक साइड में जो वेव वो जेनरेट कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड जीरो होगा। तो अगर उसका एम्पलीट्यूड जीरो है तो इंटेंसिटी भी जीरो है, मतलब बैक साइड में कोई वेव नहीं आ रहा है, आ भी रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड जीरो है, तो इंटेंसिटी है जीरो है। तो ऐसे करके हाइगेंस ने
थोड़ा इंटेलिजेंसी दे के इसको सुलझाया। सो दिस इज द हाइगेन्स प्रिंसिपल्स एंड आई होप मेरा कोशिश था कि तुम्हें क्लियरली समझाए। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत हो रहा है समझने में तो मुझे ऑब्वियसली कमेंट्स करके बताना। तो इतना ही है। नेक्स्ट डे बेस्ड ऑन द हाइगेन्स प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, धीरे धीरे करके इंटरफेरेंस में पहुंचेंगे और भी इंजीनियरिंग फिजिक्स का या फिजिक्स जनरल कोर्स का जो टॉपिक्स है धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। तो आज इतना ही। मेरा कोशिश है कि अच्छी तरह से समझ लो, पढ़ाई में जितना मजा है उसको ले लो। नमस्ते।